दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज है 16 जून 2020 और आज के हम लोग देखेंगे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आइए सबसे पहले पीआईबी पर नज़र डालते हैं। हमारे लिए क्या इम्पॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं। तो पीआईबी के अंतर्गत पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री जो हैं धर्मेंद्र प्रधान ने प्रथम राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन वितरण आधारित गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जारी किया। इसी का नाम दिया गया इंडियन गैस एक्सचेंज। इंडियन गैस एक्सचेंज को लॉन्च किया गया है, तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसके माध्यम से ग्राहकों अर्थात कस्टमर्स को बिना किसी बाधा के अर्थात निर्बाध ट्रेडिंग अनुभव प्रदान करने के लिए पूरी तरह से वेब बेस्ड इंटरफेस के साथ स्वचालित है। तो ध्यान रखिएगा, जो इंडियन गैस एक्सचेंज है या प्लेटफॉर्म, ध्यान दीजिएगा, यह प्लेटफॉर्म ग्राहकों को निर्बाध ट्रेडिंग अनुभव प्रदान करने के लिए पूरी तरह से वेब बेस्ड इंटरफेस के साथ स्वचालित है। इसके माध्यम से क्या फ़ायदा होगा? तो यह देश को प्राकृतिक गैस के मुक्त बाजार मूल्य निर्धारण की दिशा में कदम उठाने में मदद करेगा। अभी तक प्राकृतिक गैस का निर्धारण सरकार के द्वारा किया जाता था, लेकिन अब पूरी तरीके से इसे बाजार पे छोड़ दिया गया। जितनी प्राकृतिक गैस की या पेट्रोलियम की डिमांड होगी उस हिसाब से उसका मूल्य निर्धारित किया जाएगा। तो ये मुक्त बाजार मूल्य का निर्धारण करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इसके साथ ही आगे देखिएगा, इसके साथ ही प्राकृतिक गैस को किफ़ायती बनाने के लिए शुल्क को युक्तिसंगत रेशनल बनाने की दिशा में प्रधान यानी पीएनजीआरबी, आगे इसकी बात करेंगे। पीएनजीआरबी से आपके आईएएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो प्राकृतिक गैस को किफ़ायती बनाने में शुल्क को युक्तिसंगत बनाया जा सकेगा, ऐसा पीएनजीआरबी का मानना है। इसके लिए बहुत सारी पहले भी शुरू की गई थी, यानी ऊर्जा गंगा, पूर्वी भारत ग्रिड, पूर्वोत्तर में इंद्रधनुष परियोजना, धामरा दाहेज, कोयला गैसीकरण, कोल गैसिफिकेशन कहा जाता है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और कोल बेस्ड मेथेन जो होती है सीबीएम, इन सब में मदद करेगा। अब हमने कहा था पीएनजीआरबी, इसकी बात कर लेते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म है पेट्रोलियम, ध्यान दीजिएगा, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटिंग बोर्ड। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटिंग बोर्ड यहाँ दिख नहीं रहा, अब इसमें हम जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड पीएनजीआरबी की फुल फॉर्म है। यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। हमने कहा था स्टैट्यूटरी बॉडी किसे कहा जाता? तो जो किसी संसद के कानून से इकाई स्थापित की जाती उसी को स्टैट्यूटरी बॉडी या दर्जा कहा जाता। और इसे कब स्थापित किया गया? तो पीएनजीआरबी एक्ट 2006 में पारित किया गया संसद के द्वारा, और इसे एक सांविधिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? रेगुलेशन, विनियमित करना, किसका? रिफाइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन, रिफाइनिंग का मतलब परिष्करण, इसको हिंदी में बोलते हैं रिफाइनिंग को। जो कच्चा तेल होता है उसमें शुद्ध करके, या भारत से हम जो क्रूड ऑयल विदेशों से मंगाता है भारत, तो उसको क्या किया जाता है? रिफाइनिंग की जाती है, और तब जाके पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन इत्यादि को प्राप्त किया जाता। तो रिफाइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन, डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण, स्टोरेज, भंडारण, मार्केटिंग, विपणन, सप्लाई, आपूर्ति तथा सेल, बिक्री, और किसका? पेट्रोलियम प्रोडक्ट यानी पेट्रोलियम उत्पादों व नेचुरल गैस। आप कहोगे पेट्रोलियम उत्पादों व नेचुरल गैस की परिष्करण, परिवहन, वितरण, भंडारण, विपणन, आपूर्ति व बिक्री इत्यादि को विनियमित करने के लिए किसको स्थापित किया गया है? तो पीएनजीआरबी को स्थापित किया गया है। आगे देख लेते हैं। इसमें एक चेयरपर्सन होता है और एक लीगल मेंबर होता है। इसके अलावा या एक वैधानिक मेंबर होता, 3 अदर मेंबर होते हैं जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। और ध्यान रहे पीएनजीआरबी को पीएनजी
आरबी को सिविल कोड की पावर यानी दीवानी न्यायालय की पावर से भी इसे लैस किया गया, प्रदान किया गया है। दूसरी पीआईबी में जो न्यूज़ थी उसको बात कर लेते हैं। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लॉन्च किया गया, तो कल इसे लॉन्च किया गया और भारत इसका संस्थापक सदस्य बन गया है। भारत भी इसका संस्थापक सदस्य बन गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जानते ही हो कि एक या ऐसी टेक्निक या तकनीक होती है जिसमें संज्ञानात्मक क्षमता मशीनों के अंदर आ जाती है, समझने की, विचार करने की, तर्क करने की, सोचने की, अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने की, तो उसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। इसको लॉन्च करने के साथ भारत इसका संस्थापक सदस्य बन गया, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसी का नाम दिया गया ग्लोबल पार्टनरशिप, वैश्विक भागीदारी ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक भागीदारी को लॉन्च किया गया। और इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, कोरिया, सिंगापुर इत्यादि प्रमुख अर्थव्यवस्था इस लीग में शामिल हो गई, जिनमें भारत भी संस्थापक सदस्य बन गया है। आगे जो भी अन्य देश शामिल होना चाहते उनके लिए भी ये प्लेटफॉर्म खुला हुआ है, वो आपके शामिल हो सकते हैं। अगर बात करें कि ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो यह अंतर्राष्ट्रीय व मल्टी स्टेक होल्डर बहुहितधारक इनिशिएटिव पहल है। इसमें ये नहीं कहा गया कि इतने देश शामिल होंगे। इसके अलावा जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदारी पूर्ण विकास और मानवाधिकार, समावेशन इंक्लूसन, डाइवर्सिटी विविधता, इनोवेशन नवाचार और आर्थिक विकास में उपयोग का मार्गदर्शन करना चाहता है, वो देश इसमें शामिल हो सकता है, उसका स्वागत है। तो उसी का मार्गदर्शन पर यह आधारित है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिम्मेदारी पूर्ण विकास और मानवाधिकार को कैसे रक्षा कर सकता है, समावेशन कैसे कर ला सकता है, विविधता, नवाचार, आर्थिक विकास में उपयोग का मार्गदर्शन पर आधारित है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम कृषि के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, सामाजिक एक्टिविटीज़ के क्षेत्र में, गतिविधियों के क्षेत्र में, मानवाधिकार में, नवाचार में कैसे कैसे इसका हम इनोवेशन के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर सकते हैं। और इस बार के PCS YS मेंस व प्री दोनों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट है, तो इसके एरिया काफ़ी हैं। इसके पहले भारत की बात करें तो भारत ने हाल ही में नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्ट्रेटजी व नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल को भी लॉन्च किया है। तो भारत भी इसका यानी ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी संस्थापक सदस्य बन गया। तो इसके पहले भी भारत ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काफ़ी प्रयास कर रहा है। इसके लिए आप एग्जांपल दे सकते हो मेंस में नेशनल AI स्ट्रेटजी व नेशनल AI पोर्टल को भी भारत के द्वारा लॉन्च किया गया था। अगर अन्य कुछ फैक्ट फिगर की बात करें तो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पेरिस में इसका सचिवालय स्थापित किया गया है, जहां पर OECD का सचिवालय वहीं पर इससे यानी इसका भी सचिवालय सेक्रेटेरिएट बनाया गया। OECD फुल फॉर्म होती है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसकी फुल फॉर्म होती है। तो वहीं पर साथ में 2 विशेषज्ञता केंद्र भी इसके स्थापित किए गए हैं, एक मॉन्ट्रियल यानी दूसरा फ्रांस यहीं पेरिस में, और दूसरा है आपका मॉन्ट्रियल। तो मॉन्ट्रियल कनाडा में एक प्रमुख शहर है, तो मॉन्ट्रियल व पेरिस में 2 इसके विशेषज्ञता केंद्र भी स्थापित किए गए हैं, जिनके माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी किसकी GPAI पर, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर सहायता प्रदान की जाएगी। अगर PIB में अन्य कुछ फैक्ट फिगर की बात करें तो अभी एक वर्चुअल वेबिनार का आयोजन किया गया और वो आपका एग्रीकल्चर को लेकर के था। तो उसी में कुछ आपका इम्पॉर्टेंट फैक्ट फिगर की बात कर लेते हैं। तो 2014 में भारत ने राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश बना था। जैसे भारत का सिक्किम राज्य दुनिया का पहला ऐसा राज्य बना है जो पूरी तरीके से ऑर्गेनिक खेती को अपनाया है, वैसे ही 2014 में राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति 2014 को लागू करने वाला व शुरू करने वाला भारत दुनिया का प्रथम देश बन गया था। और इसीलिए 2015 में कृषि वानिकी के लिए एक सब मिशन भी लॉन्च किया, वो मिशन भी लॉन्च किया था। अगला देख लेते हैं कि
पवित्र पति ये आपका चर्चा में था, तो पवित्र पति को लेकर के हम बात कर लेते हैं। तो पवित्र पति क्या है? तो पवित्र पति को डिफेंस इंस्टीट्यूट, आप ध्यान दीजिएगा, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा पवित्र पति को लॉन्च किया गया। ये है क्या? ये असल में बायोडिग्रेडेबल यानी जैव निम्नीकरण, जो इन्वायरमेंट फेंक दिया जाए तो धीरे धीरे यानी ये समाप्त हो जाता है, इससे हमारे इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं होगा, यानी अपघटित हो जाता है। तो बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क का है, यानी कोविड-19 से बचाने के लिए पूरे वैश्विक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। तो भारत भी ऐसे मास्क का भी विकास कर रहा है जो पर्यावरण में आसानी से अपघटित हो जाएं। तो उन्हीं में से पवित्र पति ये एक प्रकार का फेस मास्क है, बायोडिग्रेडेबल है, बेस्ड ऑन नैनो फाइबर्स को मिला करके इसे बनाया गया है, जिनमें आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का यूज किया गया और या वायरस विषाणु न्यूट्रलाइजर का काम करता है और बैक्टीरिया को भी यानी रोकने का कार्य करता है। और इसे हर्बल एक्सट्रैक्ट माने हर्बल निष्कर्षण से बनाया गया हर्बल उत्पाद का प्रयोग किया गया, जिसमें नीम ऑयल, हल्दी, उसके बाद कृष्णा तुलसी, अजवाइन, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, गम अरेबिक, क्लोव, सैंडलवुड, चंदन इसके बोलते, सैफरान, केसर इत्यादि का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार यह प्रोडक्ट एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, एंटी वायरल है, पोरस है, छिद्रिल है, सुपर हाइड्रोफोबिक है। आउटर इसकी लेयर जो है वो सुपर हाइड्रोफोबिक है और जबकि इनर लेयर हाइड्रोफिलिक है। तो आपके यह साथ में ही ये बायोडिग्रेडेबल है। तो सबसे अच्छी विशेषता ये है। अगला देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट था, राज पर्व। असल में उड़ीसा में मनाया जाता है और भूमि देवी धरती माँ को समर्पित है राज पर्व। इसे मिथुन संक्रांति के एक दिन पहले प्रारंभ किया जाता है और उसके एक दिन पश्चात इस समाप्त होता है। तो मिथुन संक्रांति के पहला वाला जो दिन है उसे पहली राजा के नाम से जाना जाता और मिथुन क्रांति, और लास्ट मिथुन क्रांति के एक दिन पश्चात इसे भूदहा या बासी राजा के नाम से जाना जाता। तो पहला मिथुन क्रांति का पहला एक दिन पहले तो पहली राजा, मिथुन संक्रांति और इसके बाद भूदहा व बासी राजा के नाम से जाना जाता है। अगला जो न्यूज में था वो आर के मोहंती पैनल को लेकर के था। आरबीआई ने अभी पीके मोहंती, प्रसन्न कुमार मोहंती इनका पूरा नाम है, तो प्रसन्न कुमार मोहंती पैनल का गठन किया। तो इसका काम क्या होगा? रिव्यू, समीक्षा करना, जांच पड़ताल करना, गाइडलाइंस से निर्देशों का मार्गदर्शन करना, यानी गाइडलाइंस जो निर्देश हैं आप ओनरशिप, स्वामित्व, आप प्राइवेट सेक्टर बैंक, जो प्राइवेट सेक्टर बैंक के स्वामित्व को लेकर जो दिशा निर्देश हैं उन्हीं की समीक्षा के लिए इस पैनल का गठन किया गया। टर्म्स ऑफ रेफरेंस, इसको संदर्भ बिंदु कौन कौन से सौंपे गए हैं? तो पहला, टू एग्जामिन, जांच करना, द एग्जिस्टिंग रेगुलेशन, जो विद्यमान विनियम हैं, एंड गाइडलाइंस और दिशा निर्देश हैं, ऑन ओनरशिप ऑफ पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर बैंक, जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक निजी क्षेत्र के बैंक है, पब्लिक क्या नहीं है, प्राइवेट सेक्टर बैंक निजी क्षेत्र के बैंक के ओनरशिप के लिए के स्वामित्व पर क्या दिशा निर्देश हैं और क्या विनियम हैं जो हैं, उनमें क्या सुधार किया जाना चाहिए इत्यादि संबंध में जांच पड़ताल के लिए इसका पहला पॉइंट हो गया, गठित किया गया। दूसरा है सजेशन, ये सुझाव देगा एप्रोप्रिएट नॉर्म्स, यानी उचित मानदंड क्या अपनाए जाने चाहिए, मानक क्या होने चाहिए, टू एड्रेस द इशू ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कंट्रोल एंड ओनरशिप ऑफ बैंक्स, यानी इस प्रकार के जो प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं, निजी क्षेत्र बैंक है, स्वामित्व व नियंत्रण से संबंधित मुद्दों को कैसे एड्रेस किया जाए, इसके लिए उचित क्या मानदंड होने चाहिए, उसके संबंध में भी सुझाव इस पैनल के द्वारा दिया जाएगा। और तीसरा है रिव्यू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द इंडिविजुअल टू अप्लाई फॉर बैंकिंग लाइसेंस, यानी किसी इंडिविजुअल के द्वारा बैंकिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया जाता है तो उसके लिए क्या मानदंड होने चाहिए, क्या योग्यता एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया
होनी चाहिए, उसके संबंध में भी ये जांच पड़ताल समीक्षा करेगा। तो ये आपका पीके मोहंती पैनल आप ध्यान रखिएगा। अगला आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स इसी को कहा जाता है, जो पुणे सेंट्रल रेलवे है। तो सेंट्रल रेलवे पुणे की आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा एक रोबोटिक कैप्टन अर्जुन को लॉन्च किया गया। तो इसका नाम कैप्टन अर्जुन रखा गया। ध्यान दीजिएगा, रोबोट है यानी रोबोटिक एक्टिविटीज़ पे आधारित है और इसका प्रयोग इंटेंसीफाई द स्क्रीनिंग एंड सर्विलांस यानी निगरानी व स्क्रीनिंग, चूँकि कोविड-19 से निपटने के लिए रेलवे के द्वारा यानी प्रयास किया गया आरपीएफ के द्वारा, तो उसी को कैप्टन अर्जुन नाम दिया गया। यह कोविड-19 का पता लगाएगा, उसके संबंध में निगरानी रखेगा और स्क्रीनिंग करने में, स्क्रीनिंग की जो समय लगता है स्क्रीनिंग करने की प्रोसेस को भी यानी तेज करेगा। इसके अलावा सिप्री के द्वारा भी स्टॉकहोम में जो कि स्थित है यानी ईयरबुक 2020 जारी की गई। तो ईयरबुक इंडिया ईयरबुक नहीं है, सिप्री ईयरबुक 2020 है। तो इसमें जान लेते हैं यानी जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, परमाणु हथियार हैं, सबसे ज़्यादा रूस के पास 63-75 हैं, अमेरिका के पास 5800 हैं, चीन के पास 320 हैं, पाकिस्तान के पास 160 हैं, भारत के पास 150। ये लिस्ट आपकी जारी की गई। लगभग 2 देश को मिला दिया जाए, रूस व अमेरिका, तो 90% परमाणु हथियार यही रखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, भारत से ज़्यादा, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत से ज़्यादा पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार 160 है। तो रूस के पास 6400 आप मान सकते हो, 6375 हैं, अमेरिका के पास 5800 हैं, चीन के पास 320 हैं, पाक के पास 160 हैं, यानी चीन का आधे हैं, 16 का 120 का आधा 160 होता, और भारत के पास 150 हैं। अगर सैन्य खर्चा, इसके पहले एक सिप्री की ही रिपोर्ट आई थी कि सबसे ज़्यादा जो सैन्य खर्चा करता है मिलिट्री पर अमेरिका, दूसरे नंबर पे चाइना और तीसरे नंबर पे भारत बन गया, जो कि मिलिट्री एक्सपेंडिचर सबसे ज़्यादा कर रहा है। तो ये तीसरा विश्व का ऐसा देश बन गया है। तो भारत को ये भी पॉइंट अभी से ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर सिप्री की बात करें तो 1966 में इसका गठन किया जाता है और इसका मुख्यालय स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में है। तो ध्यान दीजिएगा, ये गलत हो गया, स्टॉकहोम में इसका क्या है, मुख्यालय है। और यह युद्ध, आयुध, हथियार नियंत्रण तथा निशस्त्रीकरण के संबंध में लगातार अनुसंधान इत्यादि की एक्टिविटीज़, गतिविधियों में शामिल रहता है। तो इसी के साथ आज का ये डिस्कशन समाप्त होता है। धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे।